अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम देख रहे हैं आप हार्ट टॉक पाकिस्तान। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, क्या वाकई अभी तक आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी GHQ से वजारत दिफा या वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल नहीं हुई है? वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और आर्मी चीफ की तैनाती पर डेडलॉक को लेकर बड़े शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, अफवाहें बढ़ रही हैं। जैसे 29 नवंबर को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं, वैसे 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा भी अपनी 3 साला मुद्दत पूरी कर रहे हैं। और उसी रोज़ यानी 27 नवंबर को ही एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जो कि आर्मी चीफ के उम्मीदवार भी समझे जा रहे हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं। लिहाजा रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक GHQ से तो समरी आनी है और 27 नवंबर से पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ तैनात भी करना है। जैसे 29 नवंबर से पहले आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन ज़रूरी है। वज़ीर आज़म 25 और 26 नवंबर को तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। लिहाजा समरी भेजने और इस पर वज़ीर आज़म को अपना फैसला देने में 23 और 24 नवंबर का दिन बचता है, 2 दिन बचते हैं। लेकिन इतने 11th आवर में या हबड़ दबड़ में जल्दी में ऐसे फैसले करना, बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन ऐसे किसी इख्तलाफ की कहानी अपनी हतमी तौर पर मंज़र आम पर अभी तो नहीं है। वज़ीर दिफा ये वाज़े कर चुके हैं कि अभी तक GHQ से कोई समरी नहीं आई। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक समरी ही क्यों नहीं भेजी गई। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इकट्ठे ये खबर चलाई कि समरी वज़ारत दिफा को भेज दी गई है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद ही इस खबर का रिबटल देते हैं और कहते हैं कि अभी तक कोई समरी नहीं आई, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कल रात में एक प्रोग्राम में कह दिया कि GHQ से समरी का ना आना बहुत बड़ी नाकामी है और यह आइन की खिलाफ वर्जी है। तो यहाँ सवाल समरी भेजने का पैदा हो चुका है कि समरी क्यों नहीं आ रही है अभी तक। अब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक टॉक शो में यहाँ तक कह दिया है कि अगर समरी नहीं आती तब भी वज़ीर आज़म आर्मी चीफ तैनाती कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह को आखिर ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि दोनों सूरतों में तैनाती हो जाएगी, यानी समरी आती है या नहीं आती है, दोनों सूरतें तो यही बनती हैं। वज़ीर दाखिला ने फिर इसी प्रोग्राम में अपने एक और बयान में ये भी इशारा दिया कि ये मुमकिन नहीं कि नाम 5 भेजे भी जाएं और किसी एक नाम के लिए लॉबिंग भी की जाए। अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर मसला है क्या, समरी ना आना या किसी नाम के लिए लॉबिंग हो रही है, या जो लॉबिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस नाम पर इख्तलाफ है। क्या ये बात सच है? आइन का आर्टिकल 243 रूल्स ऑफ बिजनेस ये बताता है कि समरी सिर्फ जाने वाले आर्मी चीफ की राय ही नहीं होती, बल्कि समरी को फौजी क़यादत की मजमूई राय समझा जाता है। लिहाजा समरी का ना आना या इसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। शेख रशीद ने राना सनाउल्लाह के बगैर समरी के आर्मी चीफ की तैनाती पर तशवीश का इजहार करते हुए अपनी ट्वीट में लिखा है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर राना सनाउल्लाह का बयान खतरे की घंटी है। तो क्या इस बयान को फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफ का पहला इशारा समझा जाए? नाज़रीन, यह हकीकत है कि जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला हल नहीं होता, पाकिस्तानी सियासत में गैर यकीनी तो कायम रहेगी। और ऐसा महसूस होता है कि सियासत ही नहीं, मुल्की एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमती फैसले, सरमायाकारी सभी की नज़रें जो हैं इस बड़ी तैनाती पर लगी हैं। अब जब यह फैसला चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर का है और इख्तलाफ राय करने वाली अपोजिशन और इत्तेहादी भी पीछे हट चुके हैं, तो इख्तलाफ फिर है कहाँ पर? मैं बात करूँगी, मुझे जो हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान, सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़। मेरे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अफनान साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब जुमेरात को जा रहे हैं 3 रोज़ के लिए तुर्की के दौरे पर। अभी इंतज़ार हो रहा है समरी का। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि दोनों सूरतों में तैनाती तो हो सकती है। जब तैनाती होनी है, आप लोग अपने ताई सीनियरिटी की बात कर चुके हैं, तो फिर इतनी आखिर देर क्यों हो रही है? क्यों है कि जो एक हिजानी कैफियत जो एक बर्पा हुई है, लगता है कि सारे मामलात रुके हुए हैं सिर्फ एक तैनाती की वजह से। तो क्यों आप बिल्कुल 11th आवर पर आकर और बिल्कुल आखिर में आकर सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इस जो तैनाती होती है, इसकी नॉर्मली जो टाइमिंग है वो होती यही है कि ये 3rd वीक एंड 4th वीक ऑफ नवंबर में की जाती है। 3rd वीक में समरी मूव होती है, 4th वीक में अपॉइंटमेंट हो जाती है, और ये पिछले कई दफ़ा से यही ट्रेडिशन चल रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने इस सारे मामले को पोलिटिसाइज़ किया है अपने ज़ाती मफादात के लिए, और वो लोग जो है इसका पहले उन्होंने एक धरना देने की अपना लॉन्ग मार्च के ऐलान किया, फिर वो लॉन्ग मार्च के हिसाब चले जा रहे हैं। वो लॉन्ग मार्च बेसिकली है कोई नहीं, वो बस ऐसी एक शोगल सा है कि बस कभी कहीं चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ, खुद घर में बैठे हुए।
अब बाकियों के बच्चों को कह रहे हैं कि बाहर आए, अपने लॉन्ग मार्च तो उनका मसला है ना, वो अपने लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी बता चुके हैं कि 26 को उन्होंने पिंडी पहुंचना है, उन्होंने जलसा करना है, वो उनका मसला है। अभी आप लोगों की जो करने का काम है, जो सवालात उठ रहे हैं, शकूक शुबात उठ रहे हैं, वो आपके वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि दोनों सूरतों में हो तो जानी है, फिर वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि नाम भी आए और फिर लॉबिंग भी जो है वो हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सवालात और शकूक शुबात आप लोगों के अपने अंदर से उठ रहे हैं। देखिए बात ये है कि जो है वो ये वज़ीर आज़म का सवाबदीद है कि वो किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ लगा सकता है। ये पाकिस्तान के कानून के ऐन मुताबिक है कि किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को जो है वो प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ के लिए नॉमिनेट कर सकता है। मींस के आप भी वही बात कर रहे हैं कि समरी उनका बिल्कुल इख्तियार है, समरी आए ना आए वज़ीर आज़म साहब कर देंगे। मेरी गुजारिश सुन ले जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिशन यही रहा है कि समरी मूव होती है, तो अगर वो ट्रेडिशन के मुताबिक समरी आ जाएगी तो उसके ऊपर जो है वो फैसला आ जाएगा, वरना वज़ीर आज़म का सवाबदीद अपनी जगह मौजूद है। वो ऑर्नमेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 27 तारीख से पहले हो जाएगी, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगी। तो अब इसके अंदर मज़ीद जो है वो और इसको मज़ीद कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए मामले को, जो है वो जो टोटल मामला है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या किसी नाम को लेकर भी इख्तलाफात है 27 तारीख से पहले अपॉइंट जो अभी आप लोग सामने नहीं लेकर आ रहे हैं? देखिए इख्तलाफात तो हो नहीं सकते ना, उसकी वजह ये है कि ये सवाबदीद वज़ीर आज़म की है ना। ये अगर कुछ 4-5 बंदों की सवाबदीद होती, किसी काउंसिल से मशवरा करना होता, आप लोगों के इत्तेहादी भी तो है, सवाबदीद मशवरा उनसे भी तो करना है, बल्कि कर चुके हैं आप। इत्तेहादी जो है वो इत्तेहादी भी है, इत्तेहादियों से हमने बात कर ली है, और आप इत्तेहादी जो है हमारे सबसे मेन पीपल पार्टी है, उन्होंने वादे तौर पे कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर जो भी नॉमिनेट करेंगे उन्हें कबूल होगा। तो हमारे उसके अंदर इत्तेहाद में इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, समरी आएगी, उसमें से वो 2 बंदों को नॉमिनेट कर देंगे जो है। और अगर समरी ना भी हो तो आपको याद है भुट्टो साहब ने 16वें नंबर पे लगाया था जवाहर साहब को। अच्छा, ये आप याद दहानियाँ करवाने का कोई ख़ास मकसद? नहीं, कोई खास मकसद नहीं, मैं वैसे ये बता रहा हूँ कि ये सवाबदीद वज़ीर आज़म की है, वो जिस मर्जी को लगाए, मैं ये कह रहा हूँ। हारिस नवाज साहब, ये इतने ज़्यादा शुकूक व शुबहात क्यों पैदा हो रहे हैं? रिवायत तो ये भी रही है कि महीना 2-2 महीने पहले भी नाम अनाउंस हो जाते हैं, और फिर राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि दोनों सूरतों में वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वो तो हो जाएगा, लेकिन समरी अभी तक आ नहीं रही है। ये क्यों इस बार इतने शुकूक व शुबहात इस मामले को लेकर जो है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं? देखें, बात यह है शादिया कि ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक रूटीन प्रोसीजर प्रमोशन होती है, आप 5 नाम भेज देते हैं चेयरमैन और चीफ आर्मी स्टाफ के लिए सीनियरिटी में, और उसमें से मिनिस्टर डिफेंस है वो भेजती है प्राइम मिनिस्टर को, नॉमिनेट कर देते हैं। और अभी GHQ से अगर आपकी कोई फ़र्क डिमांड आ रही है या आप कर चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में हम लोग पुराने लेसन जो है ना तारीख से नहीं सीखते हैं। जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा वो फौज की ऑपरेशनल ट्रेनिंग, फौज की इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट जो होते हैं, और सॉवरेनिटी पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ वो होते हैं। ये सोचना ही गलत है कि ये चीफ आएगा हमें मदद करेगा, ये करेगा, मुझे समझ नहीं आता ये हम क्यों नहीं समझते कि ऐसे नहीं होता। आप जनरल जिया की मिसाल देखें, जनरल मुशर्रफ की देखें, जनरल बाजवा की देखें, जिसको भी देख लें क्या। और मुझे बताएं, इस वक्त जब मुल्क इतनी अफरा तफरी में है, मुल्क में आपके सामने जो मुल्क सियासी इस्तेकाम नहीं है, गैरत इस्तेकाम है, आपकी मौशी हालत बहुत ख़राब है और ख़राब होती जाएगी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत का काम सिर्फ चीफ आर्मी साहब को लगाने का है या मुल्क को स्टेबल करने का है? मुझे तो ये इस बात की समझ नहीं आती है कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। हुकूमत क्या चाह रही है? कन्फ्रंटेशन करना अपोजिशन के साथ, उसके बाद आप हालात ख़राब करना चाहते हैं। क्या आप बाद में फिर साथी शहीद बनना चाहते हैं? जी हमें तो हटा दिया, देखें जी हम तो बड़ा सही कर रहे थे। आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले अ वेरी पॉजिटिव एंड इम्पोर्टेंट रोल। लेकिन वो कह रहे हैं समरी आएगी तो हम देखेंगे ना, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। समरी नहीं आएगी उसके बाद देखेंगे कि दोनों सूरतों में होना ही होना है। जैसे 99 में जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को समरी के बगैर ही लगा दिया था ना नवाज शरीफ साहब ने। देखें, लगा देंगे तो फिर उसकी एक इम्प्लीकेशन लाया था। आपको क्या इस वक्त क्या हमें ऐसे हालात चाहिए कि मुल्क में
हालात और ख़राब हों और इंस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। इधर इमरान खान 26 तारीख को पहुँच रहे हैं, फैज़ाबाद में पहुँचना चाह रहे हैं। हुकूमत उनसे कोई बातचीत नहीं कर रही है, कोई मसले को हल नहीं निकाल रही है, बल्कि कन्फ्रंटेशन पे जा रहे हैं। तो बात यह कि समरी तो बिल्कुल आएगी, वो 5 के नाम सीनियर भेज देंगे। मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली या तो कोई और डिमांड है जो जीएचक्यू पूरी नहीं कर सकता, बिकॉज के अगर आउट ऑफ प्लेस कोई आ रहे हैं कि डिमांड है। अगर डिमांड होगी तो इट मस्ट बी फ्रॉम पॉलिटिकल साइड। आर्मी की तो वो लिस्ट भेज देंगे सोनिटी के बाद, दैट्स ऑल। इसके अलावा तो फौज ने कुछ नहीं करना। अब आगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो तुर्की जा रहे हैं। हाँ। मुझे समझ नहीं आता कि मुल्क के जैसे हालात होते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह ने जो बात की, ये भी बड़ी शकूक से बात पैदा करी कि पॉसिबल नहीं है कि नाम आ भी जाए, जो भी नाम भेजे जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि उसके अलावा भी लॉबिंग जो है वो हो। लॉबिंग तो देखें, लॉबिंग तो हुकूमत कर रही होगी नहीं या पीटीए कर रही होगी। आर्मी ने लॉबिंग क्या करनी है? आर्मी ने 5 नाम आपको भेज देने हैं सीनियर मोस्ट, देन यू हैव टू डिसाइड। अगर विद इन पार्टी कोई डिफरेंस आ रहा हो या किसी और का हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और फिर सेकंड ये कि इस स्टेज के ऊपर देखें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अभी वो काफ़ी विजिट मिस्र का करके आए हैं और 1-2 ममालिक का करके आए हैं, इंग्लैंड से होके आए हैं, अभी फिर वो तुर्की जा रहे हैं। ये मुल्क में इस वक्त हालात है, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त आप खुद हाजिर हों, टेक स्टॉक सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फाइंड अ बेस्ट पॉसिबल एमिकेबल पॉलिटिकल सोल्यूशन, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शादिया, ये इस वक्त मुल्क की बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, बिल्कुल मुआशी भी, सियासी भी, और ये जो एक 5th जनरेशन वॉर का एक हमारे पे अटैक है, वो भी यही चाहते हैं। और तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त में लॉन्ग मार्च है, इस वक्त में पिंडी पहुंचना है, आपको क्या लगता है ये सोच समझ कर इस वक्त का, उस दिन का इंतखाब किया गया है? बिल्कुल, आई थिंक उनका भी पॉलिटिकल प्रेशर है, अदरवाइज व्हाई शुड यू कम टू फैजाबाद। और वो भी आप मरी रोड से गुजरेंगे और उसके बाद आप कचहरी को गुजरेंगे, फौज की जेएचक्यू के नजदीक से गुजरेंगे, तो दिस इज। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ना इस प्रेशर से आप इस फैसले पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। और नवाज साहब, इमरान खान साहब तो कह चुके हैं कि उन्हें अब कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मेरिट की बात की, सीनियरिटी की बात की, लेकिन अभी भी आप लोगों पर इल्जाम यही है कि आप लोग जो है वो इस पर असरअंदाज होना चाहते हैं, इस अहम फैसले पर। मैं इससे एग्री नहीं करता। आप ये देखिए कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, पहले दिन से गवर्नमेंट का जो मतम नजर था वो सिर्फ ये अपॉइंटमेंट था। ये तो हमें मूरत इल्जाम ठहराते रह गए ना जी कि हमारी शायद अपॉइंटमेंट के हवाले से इशू से। आप खुर्रम दस्तगीर का बयान पहले दिन से उठा के देख लीजिए और आखिर में राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा था? इमरान खान की कोई ख्वाहिश थी कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, और उसके बाद फिर उन्होंने 10 साल तक हुकूमत करनी थी और हम तमाम ने जेल के पीछे होना था, इसलिए हमने हुकूमत गिरा दी। और राना सनाउल्लाह की कल की स्टेटमेंट सबके सामने है कि सारा जो महवर है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की है। हम तो बड़े इररेलेवेंट है, हमारा इससे क्या रेलेवेंस होगी कि कौन आर्मी चीफ लगता है? वेरी फ्रैंकली, इस पूरे पावर कॉरिडोर के अंदर, पावर स्ट्रक्चर के अंदर तहरीक इंसाफ एज हम तो ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं है। एक तो होता है कि शायद असेंबली में हम तो वो भी मौजूद, हमारे पास कोई चीज है वो एक पब्लिक की सपोर्ट है। और खान साहब इस बात के ऊपर बार बार रीट्रेट करते हैं कि आपने जो अपॉइंटमेंट करनी है वो मेरिट पे करें। अब आप ये बताएं, जनरल कियानी की जो हुई थी वो 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट हो गई थी, इससे पहले भी अपॉइंटमेंट बहुत टाइम। इस वक्त अपॉइंटमेंट को लेट करना समहाउ इस गवर्नमेंट को सूट कर रहा है, क्योंकि इनके अपने क्वार्टर्स के अंदर इतना कंफ्यूजन फैल चुकी है। और वो बात तो आपने इत्तेहादियों की कर दी है, वो तो एक लॉलीपॉप है, इत्तेहादियों का तो इशू नहीं है। असल इशू तो इनके घर के अंदर है कि शहबाज शरीफ की चॉइस क्या है और नवाज शरीफ किसको लगाना चाहते हैं। अल्टीमेटली सारी दुनिया को पता है कि शहबाज शरीफ की ख्वाहिश क्या हो सकती है और नवाज शरीफ क्योंकि पुराने डसे हुए उनकी ख्वाहिश क्या है। तो ये तो सारी दुनिया समझ सकी है। और इसके दरमियान में और क्या चार मामला हम डिस्कस ना भी करें, इश्यूज तो हैं बड़े, वरना 3 नाम भेजते हैं, 5 नाम भेजते हैं एज पर रूल्स ऑफ बिजनेस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5 नाम भेजते हैं और एक नाम उसमें से पिक हो जाना है। अब इतना कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है? आपने पूरी कौम को हिजाम में रखा है, स्टॉक मार्केट फॉल कर गई है, अनसर्टेनिटी की वजह से आपके जो CDRs थे, आपकी जिसके ऊपर गवर्नमेंट लैंडिंग करती है, वो कहीं ब्रोकर बॉट नीचे जमीन के ऊपर गिर चुके समहाउ। और फिर मजे की बात, जो पिछले 6 महीने से वजीर आजम को बैठने नसीब नहीं हो रहा। अभी कभी वो अपना मिस्र जाते हैं, मिस्र से लंदन चले जाते हैं, फिर कोरोना हो जाता है, कल कोरोना से रिकवर करे, 2 दिन बाद टर्की जा रहे हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो इन मुल्कों के वो इतने विजिट से हासिल करना चाह रहे हैं? मुल्क में यहाँ पे अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, एंड वेरी फ्रैंकली, एक तो हुकूमत और इन्फ्लेशन है,
दूसरी चीज अनसर्टेनिटी है, यानी कि किसी जगह के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि मुल्क किस डायरेक्शन को जा रहा है, हमारी इकोनॉमी किधर को जा रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, और इनको वो दौरे पे दौरे चले, यार बैठ जाओ, समरी भेजो, लगाओ जिसको लगाना है। हम तो इमरान खान साहब बड़ा क्लैरिटी से कह चुके हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद अस, आपने जो अपॉइंटमेंट करनी करे, हम वॉट एंड सी करेंगे, लेकिन आप इस तासुर को जाहिर करने के लिए जलसे का मकाम या पिंडी पहुंचने का दिन कोई 2-4 दिन आगे पीछे भी तो हो सकते थे ना। मैं थोड़ा सा इस पे आपके लिए सवाल पूछा और ब्रिगेडियर साहब ने इसका जवाब दे दिया। लेट मी क्लैरिफाई, एक तो इस डेट की सिलेक्शन, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साथ ये वाकया पेश हुआ, खान साहब के साथ अटैक हुआ, अगर अल्लाह ना करे ये मामला ना होते तो हम तो पिछले फ्राइडे इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। अब ये तो किसी ने प्लान नहीं किया था कि ये गवर्नमेंट खान साहब को असैसिनेट करने का प्लान करेगी और उसके नतीजे में लेट होंगे, वरना तो हम इस फ्राइडे को भी आ सकते थे। समहाउ जो उनका फ्रैक्चर है उसमें वो ट्रेवल नहीं कर सकते, ये तो कोई प्योरली कोइंसिडेंस है कि वो डेट हो गई। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसा कोई प्लान नहीं, हमारा प्लान ये था कि हमें इस्लामाबाद आना था, गवर्नमेंट इस्लामाबाद की अप्रूवल देने को तैयार नहीं है, तो उसका क्लोजेस्ट स्टॉप इज फैजाबाद। फैजाबाद रावलपिंडी में, पंजाब में हमारी हुकूमत है, हम वहां जाके बैठ जाएंगे। अब जलसा करना है, धरना देना है, 1 दिन है, 2 दिन, अच्छा धरना इस्लामाबाद ने मतलब कि आप लोगों ने वहां जाके बैठ जाना है, जो अपने मुतालिबात हैं जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक आप लोगों ने बैठे रहना है, ये कह रहे हैं। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोकास्ट नहीं करना चाहूंगा कि हम वहां पे क्या करेंगे। ये प्योरली डिस्क्रेशन है चेयरमैन इमरान खान साहब के पास कि वो क्या चाहते हैं, वो जलसा करेंगे, वो धरना देंगे, वो कितने दिन बैठेंगे। हमें जो टेंट सिटी वहां पर लग रहा है वो तो कुछ और ही खबरें दे रहा है कि कोई लंबा ही प्लान। अच्छा, हम 25 की शाम को पूरे पाकिस्तान से काफिले लेके 26 की सुबह अपने लीडर को इस्तकबाल करने के लिए फैजाबाद चौक के करीब मरी रोड पे बैठ जाएंगे, इलामा इकबाल पार्क में जो हमारा कैंप सिटी, वहां पहुंच जाएंगे। अब 3 बजे 4 बजे खान साहब आते हैं, वो क्या ऐलान करते हैं, वो क्या डायरेक्शन देखे, हम कम से कम 1 हफ्ते के लिए अपने आप को तैयार करके आ रहे हैं। बाकी खान साहब जाने और उनकी पॉलिसी जाने, हमें जो क्या हम उतना एक तक आपको बता सकते हैं। ठीक है, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद बस आएंगे तो बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आला ओहदों पर तैनाती का अमल जब मुकम्मल हो जाएगा तो सारा हिजान तो खत्म हो ही जाएगा, फिर उसके बाद हम इमरान खान से 2-2 हाथ भी कर लेंगे। क्या प्लानिंग की हुई है हुकूमत ने इमरान खान से निपटने के लिए, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अफनानुल्लाह साहब, क्या 2-2 हाथ करने हैं आपने इमरान खान के साथ? ये हिजानी कैफियत जाहिर है इस हफ्ते में ये सारा मामला जो है वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, आर्मी चीफ की नाम भी सामने आ जाएगा। सारी एक ज़ाहिर है एक जो सियासी एक हिजानी कैफियत है, एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि कौन नया आर्मी चीफ होगा, किस नाम को जो है ना वो आप लोग सामने लेकर आएंगे। ये तो हो ही जाएगा, उसके बाद निमटना कैसे आप लोगों ने इमरान खान से, क्या प्लानिंग है आप लोगों की? जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 2-2 हाथ तो कर लेंगे हम इमरान खान के साथ बाद में। देखिए, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसा चीज़ इतना कोई मामला जो है वो पेचीदा है नहीं हमारे लिए। 2013 से 2018 भी यही तमाशे चलते रहे इस मुल्क के अंदर। ये इमरान खान साहब अंपायर की उंगलियां ले लेके घूमते रहे और ये कभी कहीं भागते थे, कभी कहीं भागते थे। इनकी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन हो जाए, मगर वो इलेक्शन ना तब हुए, ना पिछले 8 महीने से ये खजल ख्वार हो रहे हैं, ना अभी हुए हैं, ना आने वाले अगले 8 महीने में होना है। ये सारा का सारा जो है ये बेसिकली अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये तमाशे लगाए जाते हैं और इसके अंदर ये बेसिकली इनको कहा जाता है तारा ये जो है सारा पाकिस्तान जानता है कि इनके ताने बाने कहाँ से मिले हुए हैं और फिर ये मुल्क के अंदर ये इंतशार फैलाते हैं और फिर जब ये इनको एजेंडे के तहत ये सारा कुछ होता है। अगर ये समझते हैं कि अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि ये उनको नहीं मालूम कि पिछले 1 महीने से एक लॉन्ग मार्च चल रहा है जिसमें 10 नवंबर को आना था, फिर वो 14 नवंबर को आना था, फिर वो पता नहीं वो डिले हो कि वो फिर वो तो उसी डेट आपको ये पता होना चाहिए ना, वेरी कॉमन एंड वेरी ऑब्वियस कि डिले हुआ क्यों? 10 दिन पहले आए थे वो लोग, कातिलाना हमला हुआ इमरान खान पर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिले हुआ क्यों? नहीं डिले हमें क्या ऑब्वियस क्या कहते हैं, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि ये बेसिकली अपॉइंटमेंट के ऊपर असरअंदाज होने के लिए जो ये तमाशा लगाया गया और कुछ नहीं है इसके अलावा। और इनको ये कह रहे, पहले इन्होंने कहा कि जी मैं कहता हूँ कि आप जो है वो जनरल बाजवा को 1 साल के लिए रख ले, सबको फ्रीज कर दें। भैया आप कौन होते हैं कहने वाले? फिर इन्होंने कहा कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर अगले दिन क्या कहते हैं, फिर कोई एकदम से इनको दौरा पड़ता है, फिर ये कहते हैं नहीं जी वो तो जो ये चाहते हैं कि ऐसा आर्मी चीफ लेके आए जो इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे और मुझे जेल के अंदर डाल दे। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये जो इनको मुझे लगता है व्हाट्सएप पे पहले मैसेज सुबह ये पढ़ते हैं और बस ये सारा दिन शुरू कर देते हैं।
उनके दौरे हुकूमत में भी मौलाना साहब भी लेकर आए, मौलाना साहब भी इस्लामाबाद आए, बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद आए, ना तो वहाँ कंटेनर्स लगाए गए, ना रोका गया, ना रबड़ की गोलियां चलाएंगे। देखिए किसी ने आके आग भी नहीं लगाई ना, किसी ने आके ये भी नहीं कहा कि हम चढ़ाई कर देंगे, किसी ने आके मेट्रो स्टेशनों पे आग नहीं लगाई, खुद कहा कि असला लेके आ रहे हैं हम लोग, ये भी तो किसी ने नहीं किया ना। हिस्ट्री पीटीवी बिलावल भुट्टो ये कह रहे कि हम हुकूमत घर भेजने जा रहे हैं, पार्लियामेंट में हमला इन्होंने किया, तो कहने से तो हमने हमला तो कोई नहीं किया ना। आप ये बताएं ना, हमला ये इन्होंने तो हमले किए, और ये हमले करके और उसके बाद कहते हैं मसला लेके आगे चढ़ाई, इनके वो अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम चढ़ाई करेंगे इस्लामाबाद पे, इनके मिनिस्टर कहते हैं मसला लेके आएंगे और हम हमला आवर होंगे इस्लामाबाद पे। तो फिर हम यहाँ पे खत्म कर देंगे, कहते हैं जत्थों की हुकूमत बना देते हैं, जिसके पास असला ज़्यादा होगा वो आके इस्लामाबाद पे कब्जा कर ले। ये कोई पानीपत का मैदान तो नहीं है ना, ये इस्लामाबाद है। हारिस नवाज साहब बनाया हुआ है यहाँ पे कि जिसने हारिस नवाज साहब ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है इमरान खान का, लॉन्ग मार्च, वहां पर जाकर धरना देना, सिंध से केपीके से भी काफिले आने हैं, पंजाब से भी काफिले आने हैं, आपको लगता है कि राना सनाउल्लाह को, हुकूमत को बड़ी स्ट्रैटेजी से, बड़े समझदारी से इसको हैंडल करना होगा? अगर तो इन्हें 25 मई के तरीके की तरह रोकने की कोशिश की तो हालात जो है वो ज़्यादा ख़राब होंगे, और ज़्यादा जिम्मेदारी ज़ाहिर हुकूमत की बनती है कि हुकूमत ने इनको कैसे ट्रीट करना है, हुकूमत ने कैसे जो है ना इनके साथ डायलॉग करने हैं। वो आपको भी याद होगा कादरी साहब का 2012 का धरना, कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने समझदारी से उनके साथ बातचीत की और सारे उनके मुतालिबात सुने, और जो भी एग्रीमेंट हुआ किस तरीके से उनको वापस भेजा। तो जिम्मेदारी तो हुकूमत की है इनको अच्छे तरीके से डील करने की। शाजिया देखें, मैं बार बार कहता हूँ ये हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, सियासी हालात को नॉर्मल करना और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना। और आपकी इस वक्त मुल्क पे जो पॉलिटिकल इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, इससे सीरियस हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और बढ़ती जा रही है। और अभी आपके सामने कितने ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वेज आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि किधर पाकिस्तान जा रहा है। तो क्या हुकूमत ने, मेरा अफनान से भी सवाल है मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जी आप ये बताइए कि क्या हुकूमत ने कोई एक स्टेप भी लिया है हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए, या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बजाय इसके एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, जिस तरीके से इमरान खान से पहले चोर डाकू कहते थे, अब वही सारा कुछ, सारे मिनिस्टर इंक्लूडिंग मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और सब वो बात यही कर रहे हैं जी कि चोर, घड़ी चोर, फलां चोर, ये चोर। सो आपने उनका नैरेटिव पकड़ लिया है। आपका कॉन्टरनेटिव क्या था कि आप हालात ठीक करते, आप आवाम को रिलीफ देते, आप गैस और पेट्रोल की कीमत कम करते, आप बिजली की कीमत कम करते, आप कुछ और आवाम को रिलीफ देते। कीमत तो तब करेंगे ना जब कुछ मिलेगा, तो गैस मिलनी नहीं है। तो इसका इशू ये है, देखें ना, इसका मतलब है कि नाउ यू वांट कि और हालात ख़राब हों ताकि आपके फिर एक्सक्यूज़ हो के जी गवर्नमेंट देखे जी मजबूर हो गई और फौज ने आके सबको इलेक्शन कराने की तरफ डाल दिया, हम तो नहीं चाह रहे थे। बजाय इसके आप एक नेशनल कॉल दें, आप कहें इमरान खान को, पीटीआई को कहें जी आप लाएं, हम आपसे सियासत के ऊपर, मुआशी हालत के ऊपर, उसके बाद हम इलेक्शन के ऊपर, हम एक खुले माहौल में बैठ के बात करते हैं। आप अगर इमरान की डिमांड गलत है, डोंट एक्सेप्ट, आई डू एग्री कि गवर्नमेंट की रेट होनी चाहिए, और लेकिन एटलीस्ट आप बैठे तो सही, कोशिश तो करें, ट्राई तो करें। इमरान नहीं आता, दैट मीन्स यू आर ऑन हाई मॉरल ग्राउंड। आप कैसे देखें हमने कॉल दी, नहीं है तो फिर कंसल्टेशन करें। आपने तो एक ही रास्ता चुना हुआ है, 4,000 हमारे पास वो सुई गैस के शेल हैं, हमारे पास रबर बुलेट्स हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हम ये इंडियन आ रहे हैं, इनको फड़का के रख देंगे। दिस इज द वे गवर्नमेंट डील विद इट। मैं एज ए प्योर पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। ये एक सोचने की बात है कि क्या हुकूमत ने कोई एक स्टेप, या आप लैंग्वेज ही धीमी करें कि आप उसको प्रोवोकेट नहीं करें, आप वो भी कर रहे हैं। इमरान खान इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जी वो तो एक लाइन पे चले हुए हैं, चले जी वो गलती कर रहे हैं, आप हुकूमत तो नहीं करें ना, हुकूमत कंट्रोल तो करे सिचुएशन को। और नवाज साहब, आप लोग हुकूमत से बातचीत करने को तैयार हैं? अच्छा, भी एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और जैसे कि बगेड़ी साहब ने फरमाया, ये हमेशा गवर्नमेंट का रोल्स होता है।
ये गवर्नमेंट ने एंगेज करना होता है। ऑपोजिशन का काम होता है उसने अपनी पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी, हमारे साथ अवाम है, और हमारे जो एजेंडाज या जो हमारी डिमांड्स हैं वो कोई इतनी इनजेन्युइन भी नहीं है। यानी कि इलेक्शन की डिमांड करना कौन सी इनजेन्युइनिटी है? खान साहब के ऊपर कातलाना हमले की इन्वेस्टिगेशन, प्योर इन्वेस्टिगेशन कराना कौन सी इनजेन्युइनिटी है? अरशद शरीफ के कातलों का पता करना कौन सी इसमें गलत बात कर दी है? हमने इसका जो आजम सवाती के ऊपर जिन लोगों ने जो मामला किए हैं उनके हवाले से इसमें कौन सी गलत बात है? अभी वेरी फ्रैंकली आपने सवाल पूछा कि ख्वाजा आसिफ कहता है कि सबक सिखाएंगे जब एक अपॉइंटमेंट, क्या सबक सिखाना है? आप पिछले 7 महीने उठा के देख लेंगे, हमारी हुकूमत गिराई, 20 लोग उठा के ले गए, 20 लोगों पे हमने जो बाई इलेक्शन आया 15 हमने जीत लिए, फिर उसके बाद 9 सीटों पे हमारे एमएनएस फारिग कर दिए, वो 9 सीटों पे हमने 7 फिर एमएनए जीत लिए। आपने 17 दहशतगर्दी लेकिन मसला ये है कि आप लोग भी तो इनसे बात नहीं करना चाहते हैं ना, आप लोग भी तो कहते हैं कि हमने बात भी उनसे करनी है जिनके पास इख्तियारात है। देखिए भी पॉलिटिकल प्रोसेस में गवर्नमेंट ने एंगेज करना होता है। इनके पास जितने हरबे थे वो पूरे आजमा लिए, आखिर पे और कुछ नहीं, खान साहब के ऊपर कातलाना हमला भी हो गया और उस पर इनके नॉमिनेशन, मजे की बात है जो परसों जो बंदा कह रहा था अगर वो गलत था उसको क्लैरिफाई करना चाहिए था। अभी तक पिछले 20 दिन में हमें ये पता नहीं है उस बंदे के पीछे और कितने लोग हैं जिन्होंने इसके इन्वॉल्व थे। यानी कि एफआईआर एक बंदे की दर्ज नहीं की जा रही, जब वो पिटता जा रहा है कि जी मेरी एफआईआर दर्ज करें। गलत बात किस जगह पे की है? और एंगेज तो गवर्नमेंट ने करना है। यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर जो मुझसे आप लोग इनसे बात ही नहीं करना चाहते तो वो आप लोगों को एंगेज भी क्या करें, क्योंकि आप लोगों के नजदीक इख्तियारात जो हैं वो किसी और के पास है, ये तो ला के बिठाए हुए पाकिस्तान बैठने का। शहबाज शरीफ का टाइम नहीं है अपनी भाई को और अपनी भतीजी को मिलने का। अब वो यूरोप के दौरे के ऊपर चली गई, 1 हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद, जब कभी वापस आएगी फिर हमें यहाँ पे आके वो लेक्चर झाड़ना शुरू कर देगी। मतलब किससे बात करनी है? ये तो वैसे ही पावरलेस लोग हैं, इनके पास तो अपनी जो शख्स अपने भाई को नहीं मना पा रहा किसी बात के लिए, वो हमसे बैठ के क्या एंगेज करेगा? इतनी बड़ी जहाँ 13 जमातें इकट्ठी हो चुकी हो, उनके पीछे और बहुत सारे लोग बैठे हो, हम उनसे क्या बात करेंगे? उसके पास अपनी अथॉरिटी है क्या? पॉइंट रिमेन्स, हमने इलेक्शन की डिमांड की है बेस्ड ऑन वन थिंग कि आपने मुईशत बर्बाद कर दी, आपकी इकोनॉमी का बट्टा बैठ वो तो आपको वो तो इस चीज पर वेलकम करने को तैयार है कि आए मिसाके मशीयत पर बात करें हमारे साथ आकर। मिसाके भी याद रखिएगा, सियासत में बात कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। जब तक आप इसकी स्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी देते, जब तक प्योर क्लैरिटी नहीं आती कि मुल्क ने जाना किसे, कोई मिसाके मशीयत आपसे कोई मुल्क एंगेज नहीं करेगा, आपसे कोई लोन्स नहीं देगा। इस वक्त हालात ये है, स्टेट बैंक के जो रिवर्स मिनिमम के आ चुके हैं, यानी कि $8 अरब, ये मैक्सिमम 3 महीने की पेमेंट है। अभी मैं आपसे कहूं ना, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का श्रीलंका का हाल है, ये सारा चीखना शुरू कर देंगे। वो जी श्रीलंका का नाम ले लिया, ओ भाई हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। यकीन जानिए, कल मैं बैठा देख रहा था, $66 करोड़ यानी कि $660 मिलियन के नए पाकिस्तान में जो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तान इन्वेस्ट किया था, उन्होंने पाकिस्तान विड्रॉ कर लिए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि पाकिस्तान अब जो है ना वो उससे नीचे चलता जा रहा है। सो समहाउ लोगों का पाकिस्तान पे ट्रस्ट इकोनॉमी पे खत्म होता जा रहा है। माफ कर दीजिए, इससे पहले कि मुल्क बैठ जाए अपने इस चक्कर के अंदर के हमें हुकूमत करानी है, इस मुल्क का बट्टा मत बिचारिए। एंड ट्रस्ट मी, इलेक्शन इज द ओनली वे आउट। अगर आप इलेक्शन का ऐलान नहीं करते, ये मुल्क 2-3 महीने से ज्यादा, अब इससे ज्यादा मुतहम्मल नहीं हो सकता। अफनानुल्लाह साहब, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आकर आपने बताना है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, मईशत का जो हाल हो रहा है, जितना ज्यादा डिले करेंगे, क्या ये सूरत हाल आप लोगों की अगेंस्ट मजीद नहीं जाएगी? वापस आते हैं एक वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अफनानुल्लाह साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि आप लोग अर्ली इलेक्शन से इसलिए खौफजदा हैं कि इस वक्त जो इमरान खान का मकबूलियत का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है, अवाम इमरान खान के साथ हैं, इसीलिए आप लोगों को अर्ली इलेक्शन सूट नहीं करते? देखिए, ये अर्ली इलेक्शन का जो है ना, ये एक ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है। जब 8 मार्च को हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करा रहे थे तो हमने इमरान खान को कहा कि तुम असेंबलियाँ तोड़ दो, इलेक्शन करा दो। हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा ही नहीं कराते। उस वक्त इन्होंने क्या फरमाया था, हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, आपको याद होगा। और उसके बाद जब उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करा दिया और इनका इक़्तिदार चला गया, तो अब इनकी चीखें जो हैं वो चीखें निकल रही हैं रोज़ाना के हिसाब से कि मुझे वज़ीर आज़म बनने, मतलब इमरान खान का बचपन का यही शौक़ है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वज़ीर आज़म। ये कुछ तुक की बात है कि एक बंदे के दिमाग पे वज़ारत उज़्मा सवार है और वो कोई और बात ही नहीं करना चाहता। हमने जब ऑपोजिशन में थे, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की, हम हुकूमत में आए, हमने चार्टर। अभी आप लोग अवाम में जाने से डर क्यों रहे हैं? मेरा बेसिक सवाल ये है कि अभी अवाम के पास जाने से डर क्यों रहे हैं? मैं आज मेरी गुजारिश सुन लें आप पहले। मैं आज फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दोबारा ऑफर करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है।
ये लोग, इन लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। ये हमें भाषण देते हैं कि ये यूं करना चाहिए। ये डिफॉल्ट वाली कहानी किसने शुरू की थी? ये इमरान खान ने जाते जाते IMF प्रोग्राम को खराब किया, जाते जाते या कहते हैं मुल्क की जो इकॉनमी उसके अंदर बारूदी सुरंगें डाली, और उसके बाद जाके कह रहे हैं अगले दिन से कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। भाई 4.25 साल से तो तुम्हारी हुकूमत थी, उससे पहले कैसे मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा अगर तुम लोगों ने इतनी अच्छी इकॉनमी छोड़ी थी मुल्क की? ये बताएं ना, इसका जवाब दे। 4 साल इन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया, और उसके बाद जो है रोजाना के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करते फिरते कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। मतलब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके 3 अपना पंजाब में आपकी हुकूमत है, पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, तोड़े असेंबलियां वहां पे। बड़ा आपको इलेक्शन का शौक है, जवाब ले लेते हैं नवाज साहब से। देखें कैसे इलेक्शन होता है कि नहीं। तो ये सर ये, और दूसरा ये देखें, ये बड़ा आसान होता है कि आप हुकूमत के ऊपर सारा मुद्दा घुमा फिरा के डाल दें। भाई हमने तो 50 दफा कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, इकॉनमी पे भी और आगे जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है उसके ऊपर भी, चार्टर डेमोक्रेसी के ऊपर भी, लेकिन अगले जो है उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। मैं वैसे ना हैरान हूं अफनानुल्लाह की गुफ्तगू के ऊपर कि एक मुल्क का वजीर आजम रहा है 4 साल के लिए, 4 साल में एक दौरा खान साहब ने अपने बच्चों को मिलने के लिए पाकिस्तान से लंदन तक नहीं चले गए क्योंकि वो सरकारी खर्चे पे नहीं जाना चाहते थे। आज उनको किसी ने मतलब शहीद करने की कोशिश की, उनके बच्चे 3 दिन के लिए अपने घर में मिलने आए और इनको इतराज प्रोटोकॉल के। आई मीन सीरियसली दिस इज अ हाइट ऑफ डिस्ग्रेस। और ये शख्स कौन कह रहा है जिस पार्टी से ताल्लुक है? क्या हम गुलाम मुझे हैं? बात करने मुझे बात अभी जरा बात करने दें। अफनानुल्लाह साहब, उन्होंने आपकी बात बड़े इत्मीनान से सुनी, उनकी भी जरा सुन लें। ये लोग कौन कह रहे हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है वो छुट्टियां मनाने लंदन जाते हैं, वो बीमार हो जाए तो लंदन जाते हैं, वो तालीम हासिल करने जाए तो लंदन जाते हैं, वो जायदादें खरीदते हैं तो लंदन जाते हैं, वो शादियां करते हैं तो लंदन जाते हैं। और तो और मतलब इस मुल्क में इस वक्त बहरान हो, हमारा वजीर आजम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से जो बैठा है वो 1 हफ्ते की लंदन जाके बैठ जाता है। उस पॉलिटिकल पार्टी का जब ये कहेगा 3 दिन के लिए उसके बेटे अपने बाप की इयादत करने के लिए पाकिस्तान में आए और सिक्योरिटी की कोई एक गाड़ी उसके साथ इसको फोटो में नजर आ गई, यकीन जानिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं आई फील सो वजीर आजम का प्रोटोकॉल था, वजीर आजम का प्रोटोकॉल था। डिस्कस कर रहा हूं अफनान माजरत के साथ, प्लीज देखो जिस चीज अपने आप को देखो कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ। भाई आप बताएं आपने किया क्या इस मुल्क के लिए? आप जाके बाहर दौरों पे जाके बदतमीजियां करते थे, आप तो मुंह नहीं लगाता। अब जरा उनकी बात सुने ना, एक तो आप अपनी बारी पे बोले अफनान साहब, अपनी बारी पे बोले, जब वो बात कर रहे थे आपको चुप रहना चाहिए और आपकी बात पे वो नहीं बोले। एक बात बताएं, जिस मुआशरे में हम जीते हैं ना, ये वजादार लोगों का मुआशरा, शर्म बेशर्म। अब मैं बात कर लूं अफनान साहब अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बात शर्म बेशर्म किसी के से बात करना। अगर ये अब देखे ना, ये अगर इस तरह की बातें करेंगे पर मैं जवाब दूंगा नहीं, इनसे कहेंगे कोई तमीज से बात करें, कोई तरीका है कहते आपकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी कहानियां बताऊं रोल है, तो मैं यही कहूंगी कि जातियात पर इन्होंने शुरू किया है। मैंने इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। इन्होंने आके बच्चे यार अपने बच्चे जाके देखो, अपने बच्चों का नहीं पता कि उनको बात करने देना अफनान साहब, उनको बात करने दें। वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया, उनको बात करने दें। बात तो वो कर रहे हैं ना, आप उनको रोके ना। जब मैंने दोनों से कह दिया है होंगे तो फिर मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। अल्फाजों का चुनाव जो है ना वो तहजीब और अखलाकियात के दायरे में रह के बात करें। जी ऑन साहब, मुझे समझ सकते कि अफनान के साथ टॉक शो का मुझे पहले पता था तो मैं माजरत कर लेता, क्योंकि जिस किस्म की गुफ्तगू ये करते हैं कोई वाज़ेह बंदा इसके साथ गुफ्तगू कर नहीं सकता, वैसे आपस की बात है। बट समहाउ मैं अपना पॉइंट फिर दोबारा क्लियर करने की कोशिश। देखिए इन्होंने क्या फजूल नहीं ये गलत बात है अफनान साहब, ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये देखें, हम अपना प्लेटफॉर्म आप लोगों को इसलिए नहीं देते कि आप एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करें, ऐसे अल्फाज चुनाव करें और जो है ना वो जातियात पर उतरे। ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। प्लीज ना, ये इनके पास और कोई बात करने को है अफनान साहब, प्लीज इनके पास कोई और बात करने को है नहीं, तो ये सारी फजूल बातें कर रहे हैं। नहीं आपने इनको रोका है, मैंने दोनों को कहा, शायद आपने फिर मेरी बात नहीं सुनी है। आपने उनको प्लीज मैंने रोका है, मैंने दोनों को कहा है उनको आप प्लीज, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब को सुन लेते हैं। अफनान साहब प्लीज, हम इसलिए प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम आप लोग सियासी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को चाहिए अखलाकियात और तहजीब का दामन ना छोड़ें। अल्फाजों का जो चुनाव है वो सोच समझ कर करें, किसी की जातियात पर ना उतरे, किसी के बच्चों को बीच में ना लेकर आए। आई विश कि मेरी तरबियत और मेरा ज़र्फ होता कि मैं उसको जवाब दे सकता, बाकी मेरी तरबियत नहीं है। सो आई जस्ट कीप इट क्वाइट दिस वे। हारिस साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, जानता है उसको
हाँ। हारिस साहब, मेरा आखिरी सवाल। चले अफनान है वो से चुप करके छोड़ देना। जी जी, बस छोड़ देना। हारिस साहब, अर्ली इलेक्शन ही वाहिद हल है इस हैजानी और ये जो कैफियत एक बरपा है, एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, कोई किसी से निपटने की बात करता है, कोई कुछ बात करता है, ये आप समझते हैं कि अर्ली इलेक्शन इसका हल है? देखें शाजिया, मेरा पॉइंट ये है अर्ली इलेक्शन हल है या नहीं है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं और कोई ट्रिगर हैप्पी एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट अंदर आके कोई अननेसेसरी कोई फायरिंग कर देता है, दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। मैं इसलिए अफनान को ये बात कह रहा हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, आप एक दफ़ा ज़रूर पीस को, अमन को चांस दें। आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि चार्टर्ड डेमोक्रेसी और माशरे के लिए बात की। आप कहीं हम लाएँ आए, ओपन डायलॉग करते हैं, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। 4 अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के लोग आप डिटेल करें, 4 ये PTI करें, बैठें। जब बैठेंगे तो जब आप एक दूसरे का कम्युनिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग होती है, थोड़े से हालात ठीक होते हैं। हो सकता है ये मुज़ाकरात फेल हो जाए, ओके डन, आपने कोशिश की तो यू आर ऑन अ मॉरल हाई ग्राउंड। इमरान खान डजंट एग्री, देन ही इज ऑन अ लोअर मॉरल ग्राउंड। देन कल को हालात ख़राब होते हैं, यू कैन ब्लेम कि देखें जी हमने ये इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही इनिशिएटिव होता है। आप कोशिश एक दफ़ा ज़रूर करें। ये तो बड़ा आसान है ना कि वो इकट्ठे हो रहे हैं, आपने अपनी फोर्स इकट्ठी की है, जो पाकिस्तानी के हमारे जवान है, चाहे वो पुलिस के हैं, FC के हैं, रेंजर्स के हैं, इधर पाकिस्तान की आवाम है, तो यू हैव टू फाइंड सम वायबल पॉलिटिकल सोल्यूशन। इसके लिए मैं भी कहूंगा, और फिर ये ऐसे आपस में लड़ाई कोई फायदा नहीं है। कल अब इकट्ठे फिर बैठे होंगे असेंबली के अंदर, वही ना। सो इमरान खान प्रोग्राम से बाहर सब लोग इकट्ठे बैठते हैं और प्रोग्राम में आकर इन लोगों को एक दूसरे पर हमले करना याद आ जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती है। और उसके बाद अब इस वक्त देखें, इमरान की गलती ये, आई डू एग्री के असेंबली को नहीं छोड़ना चाहिए था, असेंबली में रहना चाहिए था। आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होता, चेयरमैन नैब भी ना ये लगते, आपकी बैलेंस करके कर लेते। वो गलती कर ली, चलें ठीक है। अब इसका कोई हल निकालें। ये मुल्क की मैशत को जहर की तरह ये खत्म कर रहा है, खोखला कर रहा है। ये दुनिया में कोई आपको फंडिंग नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन रिमिटेंस नहीं आएगी। इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। सो प्लीज ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको नॉर्मलाइज करना। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अनुल्लाह साहब मेरे साथ है, सेनेटर ऑन अब्बास PTI से हमारे साथ थे, हारिस नवाज साहब तज्जियाकार हमारे साथ थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।